हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ PSC फॉर CBSE। मेरा नाम आदिल अहमद है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE की क्लास 9th की साइंस का 3rd चैप्टर जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके आगे का पोर्शन हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने एटम के बारे में जाना था, एटम क्या होता है, एटम किसे कहते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो दो नियम थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो नियम आते हैं आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। दोनों साइंटिस्ट ने दोनों अलग अलग लॉ दिए थे। जो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दिया था एंटोनी एल लेवोइज़ियर ने। किसने दिया था? एंटोनी एल लेवोइज़ियर ने। आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्योंकि एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था? वो दिया था एंटोनी एल लेवोइज़ियर ने। फिर उसके बाद अगला जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। वो किसने दिया था? वो दिया था जोसेफ एल प्रॉस्ट ने। आपको पता होना चाहिए दोनों लॉ के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ क्या कहता है यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, देखते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पहला लॉ कहता है। क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक, दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि उनका जो मास होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लूँ कोई भी केमिकल सब्सटेंस मैंने ले लिया, जैसे कि H2O वाटर मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने? H2O है यानी कि वाटर है। ये किस से मिलकर के बना हुआ? ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ। अगर मैं इनकी रिएक्शन लिखूँ तो किस तरीके से लिखूँगा? 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो मास है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि इनका जो मास का जो रेशो होगा वो फिक्स होगा हमेशा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर मास कितना हो जाएगा? 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा आपका 32। ठीक, अब इनका रेशो मैं कर दूँ, अगर रेशो में करता हूँ अगर, तो 4/32 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो कितना आ जाता है इसका? 1/8। यानी कि वाटर का रेशो मास बाय रेशो कितना आता है? वो आता है 1/8। कितना आता है? 1/8 आता है। अब ये जो 1/8 है ये फिक्स है। आप चाहे कहीं का भी पानी ले लो, किसी भी सोर्स से पानी ले लो, उसका जो रेशो होगा बाय मास वो कितना होगा? 1/8 होगा। वैसे ही अमोनिया है, अमोनिया का भी फिक्स होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या NH3 है, तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिलाया क्या बना? NH3 बना। अब जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मैं अगर रेशो कर दूँ कितना होगा? तो इनका रेशो हो जाएगा 3/14। तो आप कहीं का भी अमोनिया हो, उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा? 3/14 उनका रेशो होगा। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। यानी कि इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। उनका जो प्रोपोर्शन होता है बाय मास वो कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपके NCERT में इसके बाद आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो क्या कहता है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट है, सारे मैटर, क्या कह रहे हैं, सारे मैटर चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिन्हें वो क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, वो देखते हैं वो क्या थे कि सबसे पहला पोस्टुलेट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी मैटर हैं, वो किस चीज़ से मिलकर के बने हुए हैं, वो छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित हैं। अब ये जो एटम्स हैं, दूसरा पोस्टुलेट था एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ठीक, तो एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि परमाणु क्या है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। ठीक, यानी कि सबसे छोटे और ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं हो सकते, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो तीसरा पोस्टुलेट है, तीसरा पोस्टुलेट से एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एक एलिमेंट ऑक्सीजन, क्या ले लिया, ऑक्सीजन। अब इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, इसके जितने भी ये एटम्स होंगे सारे के सारे, इनका मास, सभी का मास सेम होगा और इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। तो किसी भी गिवन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका सभी का मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है चौथा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और अलग अलग एटम्स के जो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे, उनका मास भी अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, दूसरा एक एटम ले लिया मैंने हाइड्रोजन, और दूसरा ले लिया मैंने कार्बन। अब जो हाइड्रोजन के एटम होंगे और जो कार्बन के एटम होंगे, इनके दोनों के एटम्स का मास अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के एटम्स का मास कार्बन के एटम के मास से अलग होगा, और इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। यही लिखा हुआ है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उनके जो एटम्स होंगे, उनका मास और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अलग अलग तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के एटम होंगे तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका मास भी अलग अलग होंगे। ठीक, फिर उसका पांचवा पोस्टुलेट है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशो की फॉर्म में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। स्मॉल होल नंबर के रेशो की फॉर्म में वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी यौगिक में जो परमाणुओं की संख्या होती है और जिस भी प्रकार का परमाणु होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है किसी भी यौगिक में। जैसे कि मैंने एक यौगिक ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसके अंदर परमाणुओं की संख्या भी फिक्स रहेगी और जिस तरह के परमाणु हैं वो भी क्या होगा, फिक्स रहेंगे। अगर मैं इनकी परमाणुओं की संख्या बदल दूं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, अब मैं इनकी संख्या बदल दूं, कार्बन को 2 कर दूं, ऑक्सीजन को 1 कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, ये कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर होते हैं, एटम्स के जो नंबर होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और वो जिस तरह के एटम होते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। एटम्स भी, उनका जो टाइप होता है, जिस काइंड के वो एटम होते हैं वो भी फिक्स रहते हैं। ये था आपका छठा पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके डाल्टन का पोस्टुलेट्स, ये 6 आपके डाल्टन के पोस्टुलेट्स थे। उससे पहले हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।